सामने जो शख्स हैं उनका नाम है विनोद कुमार साहनी। आप गोंडा से बिलोंग करते हैं। आप सामाजिक सचेतक हैं। समाज की जो भी समस्याएं हैं उसमें रुचि लेते हैं सॉल्व करने के लिए। समाज के विकास में जो समाज की तमाम जो उपजातियां हैं, कुरी हैं, उनको जोड़ने के लिए भी आप काफ़ी प्रयत्नशील रहते हैं। इसी संदर्भ में कुछ सुनने और देखने में आया है सोशल मीडिया पर कि जो मछुआ समाज के अलग अलग गोत्र हैं, अलग अलग कुरी है, वो अपना अलग अलग संगठन बना रहे हैं। ऐसे में मैं विनोद जी से जानना चाहूँगा कि जो मछुआ समाज का एकजुटता का भविष्य है वो क्या है, कैसे होगा। इस विषय में मैं विनोद जी से पूछना चाहूँगा। विनोद जी बताइए। नमस्कार सभी सामाजिक स्वतंत्र जनों का और आपका भी। देखिए, आपने जो सवाल किया है कि सभी गोत्र के लोग अलग अलग संगठन बना रहे हैं, तो उससे नुकसान मेरे ख्याल से कोई नहीं है, क्योंकि जब सभी घर के एक किसी परिवार के टोटल बच्चे स्कूल जाएंगे तो सभी पढ़ेंगे लिखेंगे, सभी के अंदर ज्ञान आएगा। तो सामाजिक संगठन चाहे कोई भी हो, जब संगठन में लोग बैठते हैं तो समाज के उत्थान की ही बात होती है। समाज के को कैसे आगे बढ़ाया जाए, कैसे हम कारण और निवारण पे चर्चा होती है कि क्यों हमारा समाज अन्य समाज की बदौलत बहुत पीछे रह गया, आर्थिक रूप से, शैक्षिक रूप से, सामाजिक रूप से। तो भले एक जाति एक पूरी का संगठन क्यों ना हो, हम उनको बधाई देते हैं, उन सभी को धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने पहल किया अपने समाज के लोगों को एक साथ लाने में, जोड़ने में। और जब पूरी के हिसाब से ही अगर संगठन बनाते हैं तो आपके पूरे समाज में एक चेतना जागेगी, सबको संदेश जाएगा, सब लोग समाज कार्यक्रम में बैठना उठना सीखेंगे। फिर उनको ठेस लगेगा कि हम अपने बच्चे को नहीं पढ़ाए तो हमारा परिवार कितना पीछे हो गया। जो लोग समाज में जागरूक थे या जागरूक हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, वो कितना डेवलप कर पा रहे हैं। तो उसके हिसाब से और जैसे एक एग्जांपल देता हूँ, उदाहरण आपको, कि जब कुंभ का मेला लगता है तो ऐसे तो सब लोग भूले भटके होते हैं। जब गांव का कोई जाने लगता है तो दूसरे लोगों का मन करता है वो जा रहे हैं, हम भी जाएं। फिर परिवार का कोई चलता है तो जैसे दादी जा रही हैं तो दूसरे लोग भी कहते हैं हम भी चले, बच्चे भी कहते हैं नहीं दादी हम भी चलेंगे। इसी तरह सामाजिक संगठन, अगर अपने समाज के अपने कुरी के लोग समाज में जा रहे हैं, उनको मान सम्मान मिल रहा है, उनको सामाजिक ज्ञान से उनको जो है थोड़ा लगता है कि अपने बच्चे को पढ़ाना चाहिए, वो कुछ सामाजिक लोगों के हेल्प से कुछ बेहतर कर पा रहे हैं, तो दूसरे लोगों का उत्साह बढ़ता है कि हम भी जाएंगे, हम भी बढ़ चढ़ के हिस्सा लेंगे। तो एक कुरी का ही नहीं, जब एक कुरी के लोग इकट्ठा होते हैं, फिर दूसरे कुरी वाले के जैसे क्या होता है, कंपटीशन होता है कि इन लोगों ने ऐसा किया, हम इससे बढ़िया करेंगे, इससे बेहतर करेंगे। ये 100 लोगों को आज इकट्ठा करके मीटिंग किया तो हमारी मीटिंग 200 लोगों की होगी। और जब धीरे धीरे सब लोग जागरूक हो जाएंगे, सब लोग सामाजिक ज्ञान, सबको ज्ञान हो जाएगा कि हमारे समाज में हम लोगों के जागरूक न होने से सामाजिक जिम्मेदारी न निर्वहन। सामाजिक जिम्मेदारी क्या होती है? कमाना, खाना, बच्चे पैदा करना, शादी विवाह कर देना, ये सामाजिक जिम्मेदारी नहीं होती है। सामाजिक जिम्मेदारी होती है अपने घर परिवार में रह के कमाते खाते हुए भी अपने समाज के उन लोगों के बारे में भी चिंतन करना जो किसी कारणवश, किसी के बिना मतलब सहयोग से वो आज शिक्षा से वंचित हैं या सही रोजगार से वंचित हैं। मेहनत तो कर रहे हैं लेकिन गलत दिशा में कर रहे हैं, उनको सपोर्ट मिले कि 10 रुपया बेहतर कमाए कहीं जा करके, ज़्यादा हार्ड वर्क से सॉफ्ट वर्क में लेके जाएं। तो जब समाज में मीटिंग में आएंगे जाएंगे, समाज से जुड़ेंगे तो बहुत सारी समस्याओं का हल निकलता है। समाज में जाने से कभी किसी का नुकसान नहीं हुआ है, समाज हमेशा दिया, समाज ने किसी से कुछ लिया नहीं है। तो हाँ, बहुत अच्छा है। धीरे धीरे अपनी कुरी का लोग करेंगे, फिर बड़े मंच पे हम लोग कहेंगे कि चलो अब हम सब लोग मिलके एक बड़ा कार्यक्रम करते हैं। नहीं, मेरा प्रश्न ये है कि जब हम कहते हैं कि रोटी बेटी का रिश्ता होना चाहिए एक कुरी से दूसरे कुरी में, तो क्या लगता है ये जो हमारा नारा है या हमारा जो सोच है, ये प्रभावित नहीं होगा ऐसे कार्यक्रमों को लेके, कुरी अलग अलग कुरी में बैठ के काम करने से? देखिए, अब आपको हम बताएं कि जब कभी निधन होता है घर में किसी का,
तो उस दिन पहले दिन जिसको कहते हैं ना खाना परिवार के लोग ही बैठ के खाते हैं। फिर 10 दिन के बाद पूरे समाज के लोग खाते हैं। फिर 13 दिन बाद सभी समाज के लोग खाते हैं। तो जो ये जैसे ये जो हमारी मेन पूरी का जो मामला है ना, ये कहीं ना कहीं कभी खत्म नहीं होगा, क्योंकि हम दूसरे घर की बेटी ले आएंगे, वो हमारी हो जाएगी, हमारी बेटी किसी और की हो जाएगी। लेकिन पूरी की परंपरा जो है, कोई ऐसे वक्त पे अपने लोग खड़े रहते हैं तो उससे नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 10 दिन बाद तो हम सब लोग बैठने जा रहे हैं साथ में। तो उससे कोई रोटी बेटी के संबंध से और हम जुड़ जाएंगे, क्योंकि पुराने कुरी में अगर हम शादी करते हैं अपनी कुरी में, तो वही पुराने रिश्तेदार, बाकी 1-2 रिश्ते बदल जाते हैं, बाकी सब वही। लेकिन अगर हम जैसे कि साहनी है और किसी कश्यप में शादी कर लेते हैं, कश्यप है निषाद में कर लिए, बिंद में कर लिए, तो हमें डायरेक्टली कई रिश्तेदारों से, कई नए लोगों से हम जुड़ जाते हैं। हमारा नेटवर्क कई जिलों में और मजबूत होता है। अच्छा, सुनने में ये आया है कि जो हमारे समाज के, मछुआ समाज के जो नेता हैं, वो राजनीतिक सफलता थोड़ा प्राप्त करने के बाद उसी अपने कुरी को ही देखते हैं, और जो दूसरा कुरी होता है उसको निगलेक्ट करते हैं, अवॉइड करते हैं। अगर पदाधिकारी बनाना होगा तो भी वो अपने ही लोगों को बनाएंगे, यानी अपने ही गोत्र, अपने कुरी को बनाएंगे। तो जो एक परसेप्शन क्रिएट हो रहा है, क्या उसी का देन तो नहीं है ना कि हर अपना अपना अलग अलग, जाए बिंद हो वो अपना अलग संगठन बना के मीटिंग करता है, फिर उसके बाद केवट मैं मध्य प्रदेश में देखता हूँ अलग संगठन बना के काम करता है। अब सुनने में आ रहा है कि कोई चाई समाज के लोग भी अपना एक संगठन बना के काम कर रहे हैं। तो क्या सोचना है आपको, क्या ये नेताओं का बांटना और राजनीति करना कहीं ऐसा तो उसी का दुष्प्रभाव तो नहीं है? बिल्कुल सही आपने सवाल किया, क्योंकि सभी समाज का एक मुद्दा था। आरक्षण मुद्दे पे जो भी नेता बन के उभरा समाज में, आरक्षण मुद्दे को लेके बना, चाहे वो डॉक्टर संजय निषाद जी हो या मुकेश सहनी जी हो। लेकिन उस मुद्दे का हल तो नहीं कर पाए, अपने परिवार के समस्याओं का हल जरूर कर लिया। अब इन लोगों ने ये जो आरोप लग रहे हैं कि ये पूरीवाद, तो ये सही आरोप है। ये लोग मौके पे मंत्री बने, सब कुछ बने, लेकिन इनके साथ में जो दूसरे समाज के, दूसरे कुरी के हमारे समाज के लोगों ने जो वोट सबसे बड़ा मायने रखता है, जो बहुत बड़ा दल इनको वोट देता है, जिसके बदौलत ही ये समाज के नेता कहे जाते हैं, निषाद समाज के, उस समाज के किसी भी व्यक्ति को किसी भी ब्लॉक में, तहसील में, कहीं भी पावरफुल नहीं बनाए, पावरफुल नहीं बनने दिए कि कोई नेता उभरे, नेतृत्व उभरे किसी अन्य कुरी का। तो इसीलिए कारण है कि वो लोग फिर दिग्भ्रमित होते हैं, फिर एकजुट होते हैं, फिर मन में ठेस पहुंचती है कि वोट हम सब लोगों ने दिया, इनके चुनाव में हम सब लोग मर खपे, संगठन में हम लोग सब मर खपे, इनको सहयोग भी दिया, कार्यक्रम भी करवाए, और आज हमें फिर वही थाने में धक्का मारी सहना पड़ता है, जो कचहरी में धक्का सहना पड़ता है, छोटे छोटे कामों में हम इतने पावरदार नहीं हुए, तो ठेस पहुंचती है। तो कहीं ना कहीं फिर से नए संगठन का निर्माण होता है, और ये स्वाभाविक है। ये लोग देखिए, एक होते हैं कि मजबूत सरकार जो है बहुत बेहतर काम करती है, और मजबूर ये लोग कभी चुनाव तो जीते नहीं। मुकेश सहनी जी और डॉक्टर संजय निषाद जी कभी अपने बल पर, अपनी पार्टी बल पर चुनाव नहीं जीते, तो ये कृपा पात्र मंत्री बने, कृपा पात्र मंत्री दोनों लोग बने। तो कृपा पात्र, किसी की कृपा पे अधीर आदमी वो क्या किसी को देगा, वो खुद लाचार है। भिखारी भीख में पाया हो तो भिखारी क्या, भीख तो राजा देता है ना। तो राजा तो तब बनेंगे जब सभी समाज के विश्वास को जोड़ करके अपने निषाद, कश्यप, बिंद समाज के अलावा अदर बैकवर्ड कास्ट के लोगों का भी आप विश्वास जीतिए। क्यों आप ठप्पा लगवा के घूम रहे हैं कि हम केवल निषाद के नेता हैं? आप ठप्पा लगाइए अपने ऊपर कि मैं पिछड़ों का नेता हूँ, अति पिछड़ों का नेता हूँ, समस्त, शोषित, वंचित, पीड़ित समाज का नेता हूँ। तो कहीं ना कहीं जब आप परिवारवादी या कुरीवादी दायरे में बन जाएंगे, बड़े ओहदे पे जा करके, तो फिर आपका दायरा सीमित हो जाएगा। आप समाज को क्या, बहुत दिन बाद अपने परिवार को भी कुछ देने लायक नहीं रह जाएंगे। क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ कि हर समाज में, हर कुरी में हाई स्कूल बच्चे जो भी हैं, हाई स्कूल पढ़े लिखे बच्चे, वो बेहतर समझ पा रहे हैं हर राजनीति। पहले के लोग
बुजुर्ग थे, नहीं इतने पढ़े लिखे थे, नहीं समझ पा रहे थे बारीकियों को, लेकिन अब हर हाथ में मोबाइल है, देर सवेर आपकी हर हरकतों को, हर अच्छे कार्यों को सब कोई देख रहा है अपने घर से जी। समय आने पे वो आपसे नहीं सवाल कर पाएगा, आपसे नहीं विरोध कर पाएगा, लेकिन जब वोट का समय आएगा तो उसका रिजल्ट आपके सामने आ जाएगा। तो क्या लगता है कि आरक्षण के मुद्दे को लेके जो हमारे संजय निषाद हैं, जी क्या लगता है कि कमजोर मंत्री हैं जो किसी के कृपा से मंत्री बने हैं, बिल्कुल। और आरक्षण एक मतलब लोगों को एक भ्रम पाल के रखा है कि इनसे आरक्षण मिलेगा। आरक्षण से इन लोगों को लगा, समाज को तो जोड़ लिए, समाज के वोट को आरक्षण के नाम पे तो इकट्ठा कर लिए, लेकिन कहीं ना कहीं जब मुकेश सहनी जब चुनाव लड़ने गए या डॉक्टर संजय जी चुनाव लड़ने गए तो दलित वोट इनके पास आने से कतराता है, क्योंकि फिर वहां समस्या पैदा होती कि ये लोग अनुसूचित में आएंगे तो हमारा ही हक तो खाएंगे। तो समाज के लोग तो खुश होते हैं कि डॉक्टर साहब हमें अनुसूचित का दिलवाने जा रहे हैं, मुकेश सहनी हमें अनुसूचित का दिलवाने जा रहे हैं निषाद समाज को, लेकिन अनुसूचित के लोग भड़क जा रहे हैं। तो किसी भी प्रकार से इनका तालमेल उन वोटरों से नहीं बैठ पा रहा है। फिर इनके पास यादव वोट भी इनको देगा नहीं, इनके पास सिर्फ एक ही विकल्प है, सवर्णों के साथ ये मिलके भारतीय जनता पार्टी के, तो वो शर्त पे समझौता नहीं करती है। भारतीय जनता पार्टी आपकी किसी शर्त पे समझौता नहीं करती, वो कहती है आपको रुपया पैसा जितना लेना है ले लो, नाम के मंत्री रहोगे, काम के नहीं। तो ये लोग एक कमरे में सजे हुए कागज के गुलदस्ते की तरह है। इन लोगों से कोई भी मतलब कोई उम्मीद रखे, बस इतना है कभी कभार कहीं थाने में फोन कर दिए, छोटा मोटा काम, जो कि एक भारतीय जनता पार्टी का ना बूथ अध्यक्ष करवा देता है, क्योंकि उसको पावर है, उनकी पार्टी में दम है। और इनका जो प्रदेश अध्यक्ष भी फोन कर दे तो कोई काम होने वाला नहीं, उल्टा और उसका जो है वो रिश्वत बढ़ जाता है, क्योंकि इन लोगों के ऊपर आए दिन क्लेम लगा करते हैं, तो पैसे पैसे के पीछे मरते रहते हैं। इनके जितने कार्यकर्ता है, कहीं कभी वो चंदा गमन किया, कभी वो खा गया, तो जैसा गुरु ऐसा चेला। बाकी समाज से भला इन लोगों के, क्योंकि देखिए आप मांग कीजिए अति पिछड़ा और पिछड़े के अलग करवाने की बात, तमाम कानूनी प्रक्रिया है जो अनुसूचित में शामिल होने में बाधक है, या फिर आप पावरफुल केंद्र में जाइए तब करवा पाइए। तो आप भाजपा से दोनों लोग मंत्री रहे, मुकेश सहनी भी, डॉक्टर संजय भी, एक साथ में एक टाइम वो आया कि दोनों लोग एक साथ मंत्री थे, वो बिहार के और वो उत्तर प्रदेश के। ये क्यों नहीं तन के खड़े हुए अमित शाह के सामने कि देखिए मेरे समाज को हम लोगों ने वादा किया था कि आरक्षण दिलाएंगे, और आरक्षण मुद्दे का हल नहीं कर रहे हैं, तो हम लोग इस्तीफा देते हैं पद से। तो समाज जानता कि आप समाज के नेता है ना, आप तो इस्तीफा आरक्षण के लिए नहीं दिए ना, अपने पद के लिए, अपने वो और टिकट की गुंजाइश में आप जो है 3 तिकड़म बैठाने में लगे होते हैं। समाज का अगर आप, हम कहते हैं अनुसूचित का छोड़ दीजिए, आप जो 27% रिजर्वेशन पिछड़ों का है उसी में डिवाइडेशन करवा दीजिए, तो भी समाज को बहुत बड़ा लाभ मिल जाता है। उस पर आप लोग बात क्यों नहीं करते? आपसे कोई वर्ग नाराज भी नहीं होगा, क्योंकि जिसमें आप हैं उसमें अपने हिस्से का बंटवारा कीजिए, कोई नहीं नाराज होगा, आपसे सब लोग खुश रहेंगे। तो ये तिकड़म है, ये हमेशा जो है सवर्णों की गोदी में बैठ के इनकी राजनीति पलेगी, और अलग ये उस काबिल नहीं है, उस विश्वास पात्र नहीं है कि दूसरे समाज के लोग इन पे विश्वास करें। जो अपने समाज का नहीं हुआ दूसरे का क्या होगा, लोग देख नहीं रहे। तो मेरा आखिरी प्रश्न है, समाज का राजनीतिक, जो मछुआ समाज है उसका राजनीतिक भविष्य क्या है आज के संदर्भ में देखा जाए? देखिए अभी सर तो जातीय और आरक्षण की बात और अन्य तमाम मुद्दों को छोड़ करके जो मौजूदा समय में जो हकीकत है कि लोकतंत्र पे खतरा है, संविधान को खतरा है, तो सबसे पहले पूरे समाज के लोगों से, जितने पीड़ित शोषित वंचित समाज के लोग हैं, पिछड़े दलित समाज के लोग, ये मौका नहीं है हम लोगों को अन्य विषयों पर चर्चा करने का। ये मौका है हमें लोकतंत्र और संविधान बचा लेने का। आने वाले 2024 में संविधान विरोधी ताकतों को रोक देना है, और उन पार्टियों का सपोर्ट करना है जिन्होंने संविधान को संजोया, बचाया, संविधान में जिनकी आस्था है। और साथ साथ मैं ये भी कह देना चाहता हूँ, संविधान और धर्म, जो पहले के धर्म
थे, वो भी एक समाज को चलाने के विधान थे, लेकिन वो उसमें बहुत सारी त्रुटियां थी, बहुत सारे नियम कानून ऐसे थे जो मानव मानव में भेद करते थे। तो उनको हटा करके जब संविधान लागू कर दिया, सबको सम्मान मिल रहा है संविधान से, तो इसे बचाए रखना बहुत जरूरी है। संविधान खतरे में हुआ ना तो आरक्षण, और हम और आप जो इतने अच्छे से, हमारे आपके बच्चे बहुत मुश्किल से आज हाई मतलब स्टडी, मतलब हाई लेवल शिक्षा में जा रहे हैं, उस पे बाधा बन जाएगी। आने वाले समय में आपको फार्म ही रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपको सिलेक्शन है या मतलब कहीं एडमिशन ही नहीं होगा। हाँ, ये जात समस्या आ जात जाएगी। देख के कोई ना कोई इतना कॉम्प्लिकेटेड बहाना लगा के रिजेक्ट कर दिया रिजेक्ट कर दिए जाएगा। जाएंगे। आप कितना भी काबिल हो, कितना भी हाँ, टैलेंटेड हो, कितना भी काबिल, कितना भी टैलेंटेड होंगे, आपको टोकरी और फावड़ा पकड़ा दिया जाएगा, कुदाल फावड़ा ही पकड़ा दिया जाएगा। इसलिए अगर आप चाहते हैं आपकी आने वाली पीढ़ी पढ़ लिख के कुछ बेहतर बने, तो संविधान को बचाने का वक्त है। सब लोग किसी बहरूपीय, किसी अपने जात के नेता के बहकावे में मत आइए। कहते हैं ना, प्रत्यक्षम किम प्रमाणम, देख रहे हैं कि सब कुछ प्राइवेट होता जा रहा है, देश बिक रहा है, महंगाई चरम सीमा पे है, सामंतवादी ताकतें अपने चरम पे हैं, उनके लिए कोई कानून नहीं, कोई संविधान का उनको मतलब ही नहीं। तो ऐसे में संविधान बचाना जरूरी है। बाकी मुद्दों पे जब अपने मार्फत की सरकार रहेगी, अपने विचारधारा की सरकार रहेगी, तभी बात किया जा सकता है। फिलहाल सारा फोकस हमें 2024 चुनाव में सभी लोगों से निवेदन है कि हम लोग संविधान बचाने के, लोकतंत्र कायम रखने के लिए जो लोग आगे आए, हम उनका बढ़ चढ़ के साथ दें। नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद। अभी आपने विनोद कुमार साहनी जी का विचार सुना, और आपको क्या लगता है इस पर अपना प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में दें। बहुत बहुत धन्यवाद।